नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज की चर्चा का विषय है ग्रोथ। इंडिया की थर्ड क्वार्टर की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी ने ग्रो किया, रफ्तार कैसी रही है, जिसको हम लोग जीडीपी के नाम पे जानते हैं, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखता हूँ पहले, तो फिर उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। थर्ड क्वार्टर जो इस समय करंट फाइनेंशियल ईयर 23 का है, उसकी जो तीसरी तिमाही खत्म हुई है दिसंबर में, उसका नंबर आया है ग्रोथ जीडीपी का 4.4%। अब इसको हमारा जो अनुमान था, हमारा भी अनुमान था, बाजार का भी अनुमान था कि 4.7, 4.8 किसी किसी का था, उसके सामने ये कम होके आया है। अगर इसको आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 6.3 से घट के आया है। वाई देखेंगे, साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 5.4 से निकल के आया है। सरप्राइजिंगली जीवीएस से ज़्यादा है, वो 4.6 है, जबकि जीडीपी 4.4 है। ये भी एक एनोमली है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस साल का जो एस्टिमेट है वो 7% पे बरकरार रहेगा, ऐसा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का मानना है। उनका ये कहना है कि जो अगर नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी चौथी तिमाही जो खत्म होगी 31 मार्च को, अगर उसमें 4% या 4.1% भी आ गया तो टारगेट 7% का अचीव हो जाएगा। और उनको कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं दिखती, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। लेकिन थोड़ा इसके नंबर अंदर के भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.7% है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, चाहे वो कोविड का दौर रहा हो या उसके बाद का दौर हो। पब्लिक एडमिन ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक एडमिन ग्रोथ जो है वो 2% है, और कितने से गिर के आई है? 5.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 10.6% ईयर ऑन ईयर। इसके साथ जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो 6.2% है, 7.6% वाईओ के सामने गिर के। एक और नंबर आपके सामने रखता हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ है 2.1%, जो 10.8% थी पिछले साल। और जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वहाँ पे बहुत शार्प जंप है, 1.4 के सामने 8.3 है। और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट कंजम्पशन है, उसमें शार्प फॉल देखने को मिल रही है। इन नंबर को कैसे डिकोड किया जाए, कैसे समझा जाए, क्योंकि एक बड़ी घटना ये हुई है कि FY21 यानी जो कोविड वाला साल का वित्त वर्ष था, फिर उसके बाद का FY22 पिछला वित्त वर्ष था, और इस साल के वित्त वर्ष के भी तमाम क्वार्टर्स के जो बेस थे उनको चेंज कर दिया गया है, यानी एक्सपैंड कर दिया है उसको, इकॉनमी को 80-90 हज़ार करोड़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कैसे नंबर को कंपेयर किया जाए और किस तरीके से इन नंबर को समझना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में 1.1% की ग्रोथ है, जो 3.6% की पिछली बार डिक्लाइन थी। तो क्या ये इसको इम्प्रूवमेंट माने कि न माने, क्योंकि साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर नंबर कैसे कंपेयर करने चाहिए, इसे पे हम बातचीत करेंगे। और आगे का रास्ता क्या दिख रहा है, क्योंकि जो कंसर्न उसमें दिख रहा है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से रफ्तार नहीं हो रही और कंजम्पशन गिर रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ जाने माने उद्योगपति और हिरनदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हिरनदानी सर हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट और थर्मेक्स को बहुत लंबे समय तक चलाने का अनुभव रखने वाले MS उन्नीकृष्णन सर हैं। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की सीनियर फेलो डॉक्टर राधिका पांडे और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राधिका, नंबर कैसे लगे आपको? जी, नंबर्स देखें तो थोड़े से चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आप ईयर ऑन ईयर चेंज देखें तो 4.4% का जीडीपी ग्रोथ है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है हमारा सितंबर ऑनवर्ड्स, उसमें ग्रोथ कम होगी, क्योंकि जो बेस इफेक्ट का एडवांटेज हमें फर्स्ट हाफ में मिल रहा था वो अब नहीं है। और जो लास्ट क्वार्टर अगर हम देखें, लास्ट ईयर का अक्टूबर दिसंबर, उस समय 5.4% का ग्रोथ था। और इस बारी क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेस एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है, तो इस कारण ग्रोथ वाज एक्सपेक्टेड कि ग्रोथ कम होगी। आरबीआई का ग्रोथ का एस्टिमेट भी 4.4% था, तो उस हिसाब से इट वाज एक्सपेक्टेड कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ कम होगी। पर जो चिंताजनक बात है वो उसके कॉम्पोजिशन में है कि जीडीपी के कॉम्पोजिशन, स्पेशली फ्रॉम द वैल्यू एडेड साइड, अगर हम देखते हैं, जैसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, तो वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं लगातार, और वो कॉन्ट्रैक्शन हमने सितंबर क्वार्टर में भी देखी और वो कॉन्ट्रैक्शन हमने इस अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में भी देखी।
पॉजिटिव बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्शन का पेस है वो कम है एज कंपेयर टू द सितंबर क्वार्टर। पहले 3.5% था, अब 1.1% का कॉन्ट्रैक्शन है। तो थोड़ा जो आगे सपोर्ट मिलेगा वो इस चीज से मिलेगा कि जो हमारी प्राइसेस है, WPI प्राइसेस है, वो अब धीरे धीरे मॉडरेट हो रही है, तो उसका एक सपोर्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। लेकिन जब तक ग्लोबल ग्रोथ जो है, डिमांड जो है टेपिड रहेगी, तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट्स गोइंग टू बी अ पेन पॉइंट। जहां तक सर्विसेज सेक्टर की बात है, वो प्राइम ड्राइवर रहा है ग्रोथ का, इस बारी भी, पिछले क्वार्टर में भी 10% का ग्रोथ हमें सर्विसेज सेक्टर में दिखा इन द दिसंबर क्वार्टर। तो एक मिक्स्ड पिक्चर है। बेस इफेक्ट का जो एडवांटेज था वो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, यानी कि सितंबर के जीवीए नंबर्स और दिसंबर के जीवीए नंबर्स देखें, तो देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ। तो पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो 3.5% की है ओवर द जीडीपी ग्रोथ ऑफ सितंबर क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड हाफ में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। जो पेन पॉइंट है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और जैसे आपने जो कंजम्पशन की बात की, जो हम डिमांड साइड से कंजम्पशन की बात करते हैं, वहां पे भी बहुत जरूरी है दो चीजों को देखना। एक तो ईयर ऑन ईयर चेंज, जैसे हमने बात की, वहां पे 2.1% का ग्रोथ दिखा है, जो कि बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि अक्टूबर दिसंबर ऑफ 2021 बहुत ही एक सॉलिड क्वार्टर था, जब एक पेंट अप डिमांड रिलीज हुई थी आफ्टर सो मेनी वेव्स ऑफ कोविड जो हमने 21-22 में देखी। तो अक्टूबर दिसंबर में कंजम्पशन हमारी बहुत हाई थी, इसलिए बहुत ही एक अनफेवरेबल बेस था, जिसके कारण कंजम्पशन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर चेंज में हमको 2% दिख रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, मतलब सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर की कंजम्पशन की स्टोरी देखें, तो कंजम्पशन अभी भी इंटैक्ट है, कंजम्पशन ग्रोथ अभी भी पॉजिटिव है, और कंजम्पशन टू जीडीपी रेशियो भी काफी स्ट्रांग है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, गुड। तो जो पेन पॉइंट है वो एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूड है, और दूसरा एक्सटर्नल सेक्टर हेडविंड्स के कारण जो जीडीपी पर प्रभाव पड़ रहा है, विच इज थ्रू नेट एक्सपोर्ट्स, वो एक प्रॉब्लमैटिक चेंज है, जो कि एक्सपेक्टेड है जब तक कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक रिसेशनरी ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और, पब्लिक एडमिन की ग्रोथ भी आप देखें, वो भी थोड़ा कंसर्न यहाँ पे दिखा रही है, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, क्योंकि 2% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.6% से गिरी और YOY 10.6% गिरी। अगर मैं इसको कंसिडर कर भी लूँ कि बहुत हाई बेस पे था, इवन कंजम्पशन वाला भी, प्राइवेट कंजम्पशन भी देखें और या टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन भी देखें, तब भी बड़े बेस के सामने बहुत स्लो ग्रोथ हुई है। हमारे देश की GDP 60% कंजम्पशन पे चल रही है। क्या ये सस्टेनेबल है, या हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे बेस की वजह से? राधिका जी, आपसे पूछा मैंने। जी सॉरी। हाँ, तो कंजम्पशन में अगर आप देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेटर्स हैं, जो हमें असेसमेंट बताते हैं कि कंजम्पशन स्टोरी कैसी है या कंजम्पशन का पैटर्न कैसा है, तो अर्बन डिमांड भी अभी भी हमारी स्ट्रांग है, और रूरल डिमांड के भी काफी इंडिकेटर्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है। अगर हम जैसे वेजेस की बात करें, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। मनरेगा के में जो डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, विच शोज की देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। तो मैं फिर से वो रिपीट करूंगी कि कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो 2.1% इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और हमारा आप सिर्फ नंबर्स के लेवल टर्म्स में अगर हम देखें, तो अक्टूबर दिसंबर 2021 का कंजम्पशन बहुत हाई था, तो उसके कंपैरिजन में हमारा कंजम्पशन 2.1% हमें दिखता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम सितंबर के नंबर से कंपेयर करें कि आप पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना कंजम्पशन बढ़ा है या घटा है, तो हमारा कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2% से बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये करीब 6 से 7% इंक्रीज है कंजम्पशन में। तो एक असेसमेंट कंजम्पशन का करने के लिए एक तो तरीका हो गया कि हम ईयर ऑन ईयर चेंज देखें, जिससे हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है 2%, क्योंकि हमारा बेस बहुत हाई है। लेकिन दूसरा असेसमेंट है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखें, वहां क्या हो रहा है। अभी तक जो डिमांड में स्लो डाउन देखने को नहीं मिलती, चाहे आप हम बैंक क्रेडिट का डेटा देख ले, प्राइवेट बैंक क्रेडिट का भी डेटा देख ले, तो वहां पे कंजम्पशन स्लो डाउन एज सच नहीं है। रूरल डिमांड में प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पे भी हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो कंजम्पशन स्लो डाउन की अगर हम बात करें, तो अभी के नंबर्स में एज सच कुछ कंजम्पशन स्लो डाउन की बात नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को सिर्फ देख के हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
has slowed down क्योंकि अक्टूबर दिसंबर का एक बहुत abnormally high number है. That is my assessment. ओके, तो क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर नंबर दिखेगा कंपैरिजन अगर आप करेंगे, और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर का मतलब जैसे आरबीआई ने कहा कि दिसंबर क्वार्टर के लिए जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो 16.5% की थी, तो वो स्लो डाउन नहीं हो रही है, मतलब वो ग्रोथ बनी हुई है। निरंजन सर, नंबर आपने भी देखे कई सारे इसमें है, कहीं कोई आपको चिंता इसमें दिख रही है, या कि ये चूंकि हिस्ट्री है पीछे से आई है, अभी जो सामने हमारे दिख रहा है इस समय, जैसे कैंटार की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि ग्रोथ रूरल इकोनॉमी में या रूरल कंजम्पशन में प्रीमियम प्रोडक्ट में लोग शिफ्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में नौकरियां मिल रही हैं, या आप उस साइड में जाएंगे? मेरे अंदाज में आई थिंक दिस इज इंडिकेटिव टू जो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक की रही है उसकी इफेक्ट जरूर इकोनॉमी पर आ रही है कि वो स्लो डाउन कंटिन्यू हो रहा है। मेरे अंदाज से ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी इतना स्ट्रांग नहीं होता तो मेरे अंदाज से जीडीपी ग्रोथ कुड हैव गॉन मच हायर। फॉर एग्जांपल हमारे रियल एस्टेट में अब देखा जाए तो इट हैज इंक्रीज एक्चुअली अप टू 7%। मेरे अंदाज था कि थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ सहायता मिलती तो ये 10% से भी ऊपर चले जाते। तो डिमांड तो हाउसिंग के बारे में रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक द मॉनेटरी पॉलिसी इज क्रिएटिंग अ स्लाइटली रिसेशनरी इफेक्ट जो नहीं आना था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ विल बी फास्टर देन व्हाट हैज हैपेंड। मतलब जो फिगर्स आए हुए हैं मैं थोड़ा नाराज हूँ कि ये फिगर्स बहुत ही कम रहे हैं और हमारी अपेक्षा थी कि कुछ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक विद द आइडिया ऑफ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ डिमांड to be controlled by the Reserve Bank of India, overall monetary policy is having a negative effect on the economy. तो मेरे अंदाज से I think RBI will have to think again before strengthening the monetary policy to increase interest rates. Of course, international की जो effect आ रही है हिंदुस्तान पर because every other country is increasing and money flows may go out to other countries, लेकिन internal उसका negative effect आ रहा है। दूसरी बात रही है कि I think government spending needs to be even further increased in order to see that the negative effects of the economy is mitigated. तो इसके ऊपर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो इंटरवेंशन है एंड ओवरऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है। अदरवाइज विद the way economy is going, unemployment position will go worse over the next quarter. तो मेरे अंदाज से unless some intervention is taking place both in monetary policy and fiscal policy, unemployment figures next quarter में आपको ज्यादा दिखेंगे। तो that is a little negative effect I think of a future in the economy. लेकिन overall देखा जाए तो compared to international position हमारी जो status है वो बहुत अच्छी है। नहीं, ये तो ठीक है सर, एक बहुत ही मदरहुड स्टेटमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात से मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, यानी ब्याज दरें बहुत बड़ी, मोटे लैंग्वेज में ब्याज दरें इतनी बढ़ा दी हैं कि उसकी वजह से कर्ज महंगा हो गया। कर्ज महंगा हो गया तो डिमांड पे असर दिख रहा है। आप भी मान रहे हैं कि अब वो डिमांड पे असर दिख रहा है। दूसरी तरफ ये जो के शेप रिकवरी चल रही थी, ये वहाँ पर डिमांड पे असर दिख रहा है, क्योंकि नीचे की बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो FMCG कंपनीज की तरफ से मिल रही कि अब वहाँ पे उनको डिमांड पिकअप दिख रही है रूरल में। तो ये क्या के शेप वाली रिकवरी अब प्लेटो बन रही है, वो अब स्ट्रीमलाइन हो रही है? एक सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये है कि जब हम टोटलिटी में पूरी इकोनॉमी देखते हैं तो अभी भी सर हाई फ्रीक्वेंसी नंबर कहीं पे टेपर डाउन होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप गाड़ियों की सेल्स देखिए, आप क्रेडिट ग्रोथ देखिए, आप माइक्रो फाइनेंस की ग्रोथ देखिए, वहाँ कहीं कुछ ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, ये आपकी अपेक्षा के ऊपर है। आप उम्मीद रखते हैं कि कुछ सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं। मेरे अंदाज से मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा लूज होता तो और भी ग्रोथ हमें दिखता। हमें तो चाइना से कंपटीशन करना है, हमें ऐसे नहीं करना है कि जो है उससे हम खुश नहीं होते। हम ये चाहते हैं कि और भी हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो, तरक्की हो, लोगों की हो, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए।
तो मैं तो टारगेट कर रहा हूं कि देश को डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ करना है। हम इससे खुश नहीं होना चाहिए। तो हम जो आप अपेक्षा रखते हैं, बोलते हैं कि इससे आप खुश रहिए। मैं खुश नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हमारे देश और भी प्रगति कर सकती है, और भी उन्नति कर सकती है। हर क्षेत्र में प्रगति हम कर सकते हैं। रूरल सेक्टर में भी ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि डिमांड रिसेशन हो। तो ये आप देखेंगे कि आपकी अपेक्षा के ऊपर है, और जो लोग बोलते हैं कि ये ठीक है, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। तो मेरे अंदाज से और भी हम आगे जा सकते थे। एक अपॉर्चुनिटी हमारे देश को मिला है, और ये अपॉर्चुनिटी हम नहीं मिली। चाइना +1 हम बात कर रहे हैं, इसकी ग्रोथ स्टोरी जब तक हम बढ़ाते नहीं हैं और हम देखते नहीं है कि इसकी फुल एडवांटेज आज हम ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में लें, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है हमारे स्टोरी पर, इसका टोटल इफेक्ट हैज टू गो अप टू एटलीस्ट 2 to 3% ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हम अपेक्षा रखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में होना चाहिए। इसलिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सब तरह से इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और हम समझते हैं, इसको हम आगे लाना चाहिए। ऑल द डिपार्टमेंट्स, मॉनेटरी, फिस्कल, सबको इसमें सहमत रहनी चाहिए। एनीथिंग विच इज शोइंग नेगेटिव ग्रोथ बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन रीजन, उसको हम गौर विचार करके उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। ये मेरा विचार। निरंजन सर, आपकी बात से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बिल्कुल सहमत हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि एल नीनो का एक संकट खड़ा हुआ है। एल नीनो, दर्शकों को बता दूं कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बारिश कम हो सकती है, सूखे की आशंका 60% होती है, और जब वो आता है तो बहुत सारे जगहों पे ड्राई स्पेल बड़े हो जाते हैं। हालांकि आईएमडी अभी अपने जो अनुमान दे रहा है उसने बताया कि हीट वेव्स रहेंगी, बहुत जगहों पे गर्मी बहुत पड़ेगी। तो उसका असर अगर हुआ, अगर एक्चुअली एल नीनो हुआ, तो फिर एग्रीकल्चर को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ सकती है, ये प्रॉब्लम होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीए ने बात कही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में ट्वीकिंग के लिए तैयार रहें कमिंग फिस्कल ईयर के लिए। तो ये बात तो आपकी सर सही है। अब उन्नी सर के पास चलते हैं। उन्नी सर, नंबर आपको कैसे लगे? देखिए, इसमें 2-3 नंबर और अच्छे हैं। जैसे एक तो ये कंस्ट्रक्शन वाला बढ़िया नंबर दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में सुधार है लेकिन वैसा नहीं है, अभी भी वो बहुत ही कम है। कैसा आपको नंबर कैसे लगे सर? ओवरऑल नंबर नीरज कुछ भी खराब तो नहीं लगा। हमारा शायद उम्मीद था 4.6 तक का उम्मीद था, थोड़ा कम है 4.4%, बट ओवरऑल ग्रोथ प्रेडिक्शन पूरा साल के लिए 7% जब बताया गया है, और उसके बारे में सरकार को कोई भी डाउट भी नहीं है, तो दैट्स गोइंग टू बी the largest and best growth in any sizable economy of the world. तो हमको उससे तो खुश होना ही चाहिए। जैसे निरंजन साहब ने बात की अभी कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, 10 होना चाहिए, बट अभी का कंडीशन अब आप देखेगा, इससे ज्यादा ग्रोथ के लिए हम एकदम फ्री में छोड़ देगा, ओवरहीटेड इकोनॉमी रहेगा, क्योंकि हमको ग्लोबल सर्कमस्टांसेस का भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरे को अगर पर्सनली पूछेगा तो एक क्वार्टर छोड़ दो, 7% का अगर ग्रोथ हो जाएगा पूरा साल के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा कंट्री के लिए। और अगले साल के भी टारगेट रखा है तकरीबन 6.8, और शायद वो भी 7 हो सकता है अगले साल में। जैसे आपने और बाकी लोगों ने बताया है, बेस इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल में ही क्वार्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट तक का पहुंच गया था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखेगा तो। और मैन्युफैक्चरिंग इतना वाइड सेक्टर है, ऐसा नहीं कि हर एक आइटम में नेगेटिव है करके, -1.1 नहीं है। कुछ जैसे आपने बताया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा किया, कंस्ट्रक्शन इज डन वेरी वेल। देयर आर सम कुछ इंडस्ट्री का शायद ग्रोथ नहीं हो गया ये स्पेसिफिक क्वार्टर में। स्टील शायद एक उसमें हिस्से है, सीमेंट उसमें से एक है, ऐसा 3-4 बड़े बड़े एरिया में, फर्टिलाइजर में थोड़ा कमी हो गया। तो बाकी अब ओवरऑल आप देखेगा तो पिछले क्वार्टर से आगे जैसे बढ़ते जा रहे, आई कैन सी दैट एज अ इम्प्रूवमेंट ओनली। उसके अलावा ये भी बात करना चाहिए कि जो आप अगर इंजीनियरिंग कंपनियां की बैलेंस शीट में देखेंगे, एक पर नॉर्मली रिपोर्ट नहीं होता है कि ऑर्डर बुकिंग कितना हुआ है। तो वर्चुअली एवरी कंपनी, लार्सन ट्यूब्रो से लेके, एबीबी से लेके, स्नाइडर से लेके, थर्मैक्स से लेके, आप देखेगा सबका जो नए ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन जो Q3 में हो चुका है वो पिछले साल से ज्यादा है। उसका मतलब अगले साल में यही क्वार्टर में
तकरीबन 1-2% का बढ़ावा होने का भी उम्मीद है। तो वो एक फैक्टर है, क्योंकि अभी जो हो गया मेरे ख्याल से ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर एक क्वार्टर के लिए इतना वरी नहीं करना चाहिए। ओवरऑल पूरा साल के लिए ट्रेंड कौन सा है करके हमको देखना चाहिए, तो पॉजिटिव ही है ट्रेंड। मेरे ख्याल से उतना तो डरने की जरूरत नहीं है। 19 सर, ये तो 7% तो आ जाएगा, वो तो खुद ही करेगा। 4% भी आया तो 7 तो हो जाएगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये है सर कि देखिए आरबीआई की भी जो पॉलिसी हुई तो उसमें गवर्नर साहब ने बहुत चिंता जताई, हॉकिश पॉलिसी रखी, और उन्होंने ये बिल्कुल संकेत नहीं दिए कि हम कहीं पॉज करेंगे या आगे नहीं बढ़ाएंगे, 25 बढ़ाएंगे, 50 बढ़ाएंगे, ये सब डिबेटेबल है, लेकिन उन्होंने संकेत नहीं दिए। लेकिन उसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक सदस्य हैं मिस्टर वर्मा, जयंत वर्मा, उन्होंने कहा साफ तौर पे कि एट द सेम टाइम ऑल सोर्सेज आर डिमांड और कॉन्ट्रैक्टिंग। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही, जो निरंजन सर कह रहे हैं कि यहाँ तक की कहानी तो ठीक है, जो हिस्ट्री पे डिबेट है, ये जीडीपी का पुराना नंबर है, लेकिन करंट सिचुएशन में जैसा कि अब चूंकि वो स्वयं उद्योगपति हैं तो मैं उनकी बात को गलत नहीं मान सकता। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो साइंस दिख रहे हैं, ग्रीन नहीं ब्राउन शूट्स दिख रहे हैं कि वो कमज़ोरी आ रही है। तो यहाँ से आगे की कहानी सर कैसे चलेगी? ब्याज दरें तो घट नहीं रही है, न घटने की संभावना है, और मुझे नहीं लगता कि 11-12% पे, निरंजन सर 12% पे होम लोन लेंगे क्या हम? कोई लोग 8-9% में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा EMI बना रहे हैं आजकल। तो नहीं सर एक मिनट, 19 सर का फिर आपके पास आता हूँ। हाँ 19 सर बताइए, आगे ग्रोथ कैसे होगी? मेरा ख्याल से थोड़ा सा धीमी है, डिमांड में धीमी है, स्पेशली रूरल एरिया में डिमांड कम है अभी, बट इन्फ्लेशन कंट्रोल अच्छा किया है। अगर हम देखो ऐसा है, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। मैं तो हॉकिश तो नहीं बोलेगा, जो तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था पिछले 3-4 क्वार्टर में, तो जरूर सरकार को तो उसके ऊपर दे हैव टू कीप द आई ऑन इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्योंकि नॉर्मल आदमी का अपना जो देखो ऐसा ही, जो ऑर्डिनरी इंडियंस को इन्फ्लेशन से बहुत सारा इंपैक्ट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट को बढ़ाने का था, डिमांड को कंट्रोल करने का था, उसने किया है, बहुत अच्छा किया है। और कुछ दूसरा भी चीज हुआ है, पिछले साल में यही टाइम में स्टील का भाव था करीबन 80,000 रुपए एक टन का होता था, वो तो अभी 61 तक नीचे लेके आया, तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड फूड आइटम में, ड्यूरेबल्स में, हर एक आइटम में इतना तक बढ़ रहा था। आप देख लीजिए पूरा दुनिया में जो तरीके से इन्फ्लेशन हो गया था, हम एक कंट्री है जहां इतना अच्छा कंट्रोल कर पाया, कम से कम डर तो नहीं है अभी उसके बारे में, कॉमन मैन को तो तकलीफ तो नहीं होगा, तो उसके बाद में ग्रोथ होगा। अगर इतना इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के बावजूद भी अगर 7% पूरा साल का ग्रोथ होगा तो अच्छा कंट्रोल ही हो, तो उसमें हॉकिशनेस तो कुछ नहीं है मेरा ख्याल से। पर आगे जाके क्या होगा, अगले क्वार्टर में ठीक रहेगा, बट मेरा ख्याल से 23-24 फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा चलेगा, डिमांड धीमी चलने वाला है, क्योंकि जो तरीके से ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक पोजिशनिंग और जियोपॉलिटिकल चेंजेस, जी, ये सब पकड़ के मेरा ख्याल से ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर will not be as good as the first quarter of Q1 of current year and Q2 of the current year. That's the general impression all of us have. But overall, we will still come closer to maybe 6.5 to 7. अगले साल में भी हो सकता है सेकंड हाफ में। निरंजन सर आप बताइए सर, ग्राउंड रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, सीमेंट का, स्टील का, लेबर का, लैंड का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, क्या स्लो डाउन दिख रहा है वहाँ पे? डिमांड थोड़ी कम हो रही है या बहुत महंगाई बढ़ रही है? क्या दिख रहा है आपको? दो बातें हैं, एक तो इन्फ्लेशन, स्टील, सीमेंट, जो मटेरियल इनपुट्स है, लेबर इनपुट्स है, उसके कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो हमारे इफेक्ट कहाँ आ रहा है? लग्जरी हाउसिंग, मिडिल लेवल हाउसिंग और उसमें नहीं है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में जहां कॉस्ट इनपुट में फर्क आता है वहां डेफिनेटली एक फर्क आ गया है, और जो मार्जिनल प्रोड्यूसर है अफोर्डेबल हाउसिंग के, उनको दिक्कत होती है। दूसरी बात है कि हम घर खरीदते हैं, जो मार्जिनल घर खरीदते हैं उनको EMI में फर्क पड़ गया है। अब देखिए, आपका पहले EMI 15,000 रुपए महीने थे, आज की तारीख में आपको 22,000 रुपया भरना पड़ता है EMI। वो कैसे भरेगा? उनको मार्जिनल जो इफेक्ट आ रहा है वो असीमित है और उनका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। वो ऐसे नहीं है कि आज वो जाके घर खरीद रहा है, उसने पहले 2 साल पहले घर खरीदा था और आज उसको 15,000 का 22,000 23,000 उनको EMI बढ़ रहा है, और उसको आप और भी बढ़ा देंगे तो उसको बाकी का डिमांड तो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसको नेगेटिव इफेक्ट किसको आ रहा है?
जो मार्जिनल परचेसर ऑफ हाउस है उनको फर्क आ रहा है। अभी जीडीपी जो आप घर के खरीदी देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ईयर इन द लास्ट 15 इयर्स जो मिडिल इनकम और हायर इनकम की ग्रोथ ज्यादा पेसी पर हो रही है और अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ की रफ्तार कम है। तो ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इज अ मच बिगर सेक्टर देन द मिडिल एंड हायर इनकम, वो मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन जो ग्रोथ रहा है, क्योंकि 50% of population is still living in झोपड़पट्टीज and houses to be constructed। आज की तारीख में मुंबई जैसे शहर में 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो इनको घर खरीदना है तो दे आर ऑल द मार्जिनल प्लेयर्स हु आर सपोज्ड टू बाय द हाउसेज। तो वहां हमें दिक्कत आ रही है कि इफेक्ट ऑफ ऑल दिस टेकिंग प्लेस ऑन द लोअर इनकम ऑफ ऑफिस। सो तो जीडीपी ग्रोथ आपने हाउसिंग का जो बताया 7.5% वगैरह जो हुआ है, दैट हैज इंक्रीज्ड मोर नॉट बिकॉज द अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर हैज ग्रोन, इट इज द मिडिल एंड हायर इनकम व्हिच हैज ग्रोन। इसलिए मैं शिकायत कर रहा हूं कि आप जो ब्याज का भाव बढ़ा रहे हैं वो अफोर्डेबल सेक्टर को फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, आप ईएमआई का समय बढ़ा दो लेकिन डोंट इंक्रीज द ईएमआई। जिसने खरीदा है घर उसको ही कैन नॉट सहन इट, इट्स नॉट दैट ही इज बाइंग अ न्यू हाउस। इसलिए हमारी शिकायत यह है कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सिमिलरली योर दिस 7% ग्रोथ वुड हैव बीन 12% ग्रोथ इफ यू हैड टेकन केयर ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स द होल थिंग। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि 7-8% ग्रोथ इन हाउसिंग इज गुड, बट आई एम नॉट हैप्पी। I would have seen to it that it is more than double-digit growth of housing to be taking place, because we need to provide housing to roti kapda makan तो provide करने की आवश्यकता है। So like you are taking care of food and free food, हम free food नहीं मांग रहे, हम free घर नहीं मांग रहे, पर हमारी at least affordability आप improve करिए। Either you do it by changing the GST rate, उसको कम कर दीजिए, अथवा आप ईएमआई का इंटरेस्ट रेट कम कर दो, बिकॉज आई वांट द अफोर्डेबल सेक्टर टू बी बेनिफिट बाय हाउसिंग। इसलिए सरकार को इसमें विचार करने की आवश्यकता है। निरंजन सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस मामले में कि अगर आपने घर पहले खरीद रखा है और आपकी आप चूंकि आप फंस चुके हैं, आप मतलब फंस इन द सेंस कि आप पहले ले चुके हैं घर, अब आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बड़ी हुई ईएमआई देनी पड़ेगी और आपकी सैलरी वेजेस उतने नहीं बढ़े हैं, आपके बाकी सारे खर्चे बढ़े, कोर इन्फ्लेशन ज़बरदस्त तरीके से नीचे आता ही नहीं है, वो आएगा भी क्यों, टैक्सी वाला दाम थोड़ी कम कर देगा कभी, तो वो तो आपके खर्चे एलिवेट हो गए हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें एक बड़े लार्ज पोर्शन ऑफ द सोसाइटी को हायर कॉस्ट पे मुश्किल आ रही है, क्योंकि इनकम और हाउस होल्ड इनकम और सेविंग पे उतना नहीं। अभी सेविंग का डेटा हमारे ख्याल में शायद साल के अंत में देते हैं, 31 मई के आसपास पता लगेगा कि वो क्या स्थिति है, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हंदानी सर कि अब वो मर्सिडीज वाला या जो 3-4-5 BHK पेंट हाउस वाली डिमांड भी धीरे नीचे है, कि बार बार मकान थोड़ी खरीदेगा आदमी, एक बार दो बार खरीद लिया कितने पेंट हाउस खरीदेगा वो, तो वो जो डिमांड वो भी नीचे आई ना, उनको भी कितनी चाहिए। सो ये जो एक ऐसी पिक्यूलियर सिचुएशन बन रही है जहां पे एक तरफ ये भी सही है कि रूरल इकोनॉमी में पिकअप है, लेकिन वो पिकअप इतना बड़ा नहीं है कि वो आके इसको कंपनसेट करे। राधिका जी, कैसे इस सिचुएशन को निपटाया, क्योंकि ये बहुत एक मतलब एक कॉन्ट्रा सिचुएशन बन गई है, कैसे इसको निपटने की स्थिति बनाया जाए? जी देखिए, आरबीआई के सामने जो चैलेंज है, और हम जानते हैं कि आरबीआई एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक है, आरबीआई की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय इन्फ्लेशन कंट्रोल की है, और जो फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था, वो इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि आप देखें कि इन्फ्लेशन का नंबर जो नवंबर दिसंबर में कम हुआ, वो जनवरी में फिर से 6.5% हो गया, और उसके कारण हमने देखा कि एक हॉकिश ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन और उसमें भी जैसे आपने कहा कि एक डिसेंट है कि जैसे 2 मेंबर्स ने कहा कि अब हमें इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ाना चाहिए, और ऑलरेडी हम लोग 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा चुके हैं, तो अब हमें वेट करना चाहिए कि 250 बेसिस पॉइंट्स जो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है। तो एक तरफ तो वो बात हो गई। दूसरी जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो अब एक आप देखें ढलान की तरफ है। जो जनवरी में नंबर आया वो सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उससे कम है। नॉर्मली जो हम देख रहे थे, अगर हम 2022 में देखें तो ओवरऑल
पूरा मोस्ट ऑफ द मंथ्स में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो डबल डिजिट में रहा, और लास्ट 2-3 मंथ्स में हमने देखा कि एक शार्प डिक्लाइन आया क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस अब कम हो रही हैं, तो उसके कारण WPI कम हो रहा है। पर क्योंकि कुछ समय तक प्रोड्यूसर्स ने उस इंटरनेशनल प्राइसेस की मार को झेला है, तो वो इनपुट कॉस्ट प्रेशर का जो ट्रांसमिशन है वो रिटेलर्स पे या फाइनल कंज्यूमर्स पे पास कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो इनपुट कॉस्ट ट्रांसमिशन है वो भी धीरे धीरे इसका पेस हमें कम नजर आएगा। तो कोर इन्फ्लेशन जो अभी स्टिकी है, जो पिछले कितने महीनों से हम देख रहे हैं कि 6% से ऊपर बढ़ा हुआ है, उसका एक मेजर रीजन है कि इनपुट कॉस्ट जो ट्रांसमिशन है, जो प्रोड्यूसर्स आर पासिंग ऑन द बर्डन ऑफ कॉस्ट टू फाइनल कंज्यूमर्स, वो काफी हाई है। लेकिन जब अगर हम सस्टेन्ड देखेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो उसमें अगर गिरावट आएगी, तो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट हमें CPI जो हमारा रिटेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उस पर भी दिखेगा। और अगर रिटेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो गिरने लगता है या मॉडरेट होगा, तो RBI का जो ये हॉकिश स्टैंस है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का स्टैंस है, ये धीरे धीरे ये कम होगा या वो पॉज करेंगे इस चीज को, उतना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो वो एक चीज हमको देखनी होगी कि WPI और CPI, अभी तक जो WPI यूज्ड टू बी हायर देन CPI, अब उसका उल्टा हो गया है कि WPI नीचे है, CPI हाई है। तो धीरे धीरे हमको वो दिखेगा। और एक इन्फ्लेशन का जो बहुत बड़ा रीजन है वो सीरियल प्राइस इन्फ्लेशन है, तो उस चीज को भी हमको देखना होगा कि आप देखें कि सीरियल्स का जो इन्फ्लेशन है 25% है, वीट का इन्फ्लेशन 25% इन्फ्लेशन है, तो वो भी एक रीजन है इन्फ्लेशन बहुत हाई होने का। और अगर जैसे मार्च में क्रॉप ठीक ठाक होती है, ज्यादा श्रिवलिंग नहीं होती है, जो हीट का इम्पैक्ट जो हमें दिखेगा वो हमें मार्च के बाद दिखेगा। मॉनसून अगर कम होता है, एल नीनो का प्रभाव, तो अगर ठीक ठाक वीट का आउटपुट होता है, हार्वेस्ट होता है, तो उससे भी जो प्रोडक्शन सप्लाई हार्वेस्टिंग के कारण मार्केट में आएगा और सीरियल इन्फ्लेशन घटेगा। सो आने वाले समय में इन्फ्लेशन की स्थिति इंप्रूव होने के ज्यादा चांसेस है। और उसके बाद फिर RBI का जो हॉकिशनेस है या जो डिसेंट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 मेंबर्स ये सोच रहे हैं कि अब ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हमको इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, और बाकी के जो इंटरनल मेंबर्स है वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा प्राइम मैंडेट इन्फ्लेशन है तो इसलिए हमको उस पर ध्यान देना है। तो ये जो डिसेंट है ये धीरे धीरे कम होगा जब सारा डेटा जो है एक तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो आई थिंक 2-3 महीने में, मार्च के बाद सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी इन्फ्लेशन के चलते। एक कारण WPI के डिक्लाइन होने से, और दूसरा कि वीट की प्रोडक्शन। राधिका जी, इसमें एक मेरा थोड़ा सा सवाल है। देखिए, ग्लोबल फूड प्राइसेस नीचे नहीं है। लेटेस्ट डेटा ये दिखाता है वर्ल्ड ग्रेन का कि जो प्राइसेस है ग्लोबली फूड के, यानी ग्रेन्स के, ग्रोसरीज के, मेनली ग्रेन्स के रादर, वो अभी भी ऊपर चल रहे हैं, और उन्होंने जो पिछला लो बनाया था उससे ऊपर आ गए वो। अब आप उसमें चाहे मेन कोर्स को रख लीजिए या फाइन ग्रेन्स को रख लीजिए, वो सब एलिवेटेड लेवल पे, और इंडिया में दिख रहा है। गेहूं की कीमतें देखिए आप, मिलेट्स की कीमतें आप देखिए, नीचे आने की संभावना दिख नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सोचना कि फूड प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। और केवल वेजिटेबल की सब्जी की वजह से टमाटर वमाटर सस्ते हो जाते हैं, मुझे लगता है इन्फ्लेशन कम हो रहा है। एक्चुअली नहीं कम हो रहा है। तो ये फिर मैं ये एक्सपेक्ट मैं क्यों करूं? RBI तो डरा रहेगा, वो तो हमेशा। अच्छा, आधा फैसला तो फेड लेता है RBI का, सारा फैसला हम थोड़ी ले रहे हैं। हम क्रूड के दाम ओपेक तय करता है और इधर पेट्रोल डीजल हम तय करते हैं। तो जब आपके हाथ में केवल 50% डिसीजन है, अगर मान लीजिए फेड ने 22 मार्च को एक और हाइक कर दी, अब तो बात चल रही 50 बेसिस पॉइंट की, तो RBI के पास कोई टूल बचा नहीं ना लीवर, फिर तो करेगा ही, बढ़ाएगा ही, कुछ भी करें आप। बिल्कुल वही रीजन है ना, RBI के पास जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है बहुत ही ब्लंट टूल है। उसके पास एक ही टूल है, इंटरेस्ट रेट, और वो पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाएगा ही अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन 2 से 6% के मैंडेट में रखना RBI का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेजिस्लेटिव मैंडेट है। लेकिन आपको एक जो अर्ली इंडिकेशन है, आप ठीक कह रहे हैं, स्पाइसेस के प्राइस, मिलेट्स के प्राइस अधिक है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो मेन वेट अगर हम देखें CPI बास्केट में, वेट्स किसका है? सीरियल्स का बहुत बड़ा वेट है फूड प्राइस इन्फ्लेशन में। तो अगर सीरियल्स की प्राइस घटती है तो धीरे धीरे थोड़ा मॉडरेशन हमें दिखेगा अगर सीरियल्स की प्राइस घटती है, क्योंकि सीरियल्स का वेटेज बहुत ज्यादा है कंजम्पशन बास्केट में। और दूसरा कोर इन्फ्लेशन में अगर इनपुट कॉस्ट प्रेशर धीरे धीरे मॉडरेट होता है, तो कोर इन्फ्लेशन जो है, जो अनदर 40% है ओवरऑल CPI बास्केट का, वहां भी थोड़ा सा हमें दिखेगा। तो
हम हमेशा देखते हैं कि WPI का इम्पैक्ट जो है उसका कुछ महीने बाद इम्पैक्ट हमको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिखता है। तो अगर जब WPI घट रहा है, और जहां तक ग्लोबल फूड प्राइसेस की बात है, आप देखिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आता है, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स, वो जब से कोविड के बाद से वॉर के बाद से जून 2022 तक बहुत पीक पे गया, और उसके बाद से कम हो रहा है। लेकिन देर आर सप्लाई साइड इश्यूज। आप देखें मिल्क की प्राइसेस बहुत ऊपर है, वो उसका अगेन रीजन है कि हमारे जो मिल्क का जो इनपुट है उसकी प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन अभी के मुकाबले में आने वाले समय में क्या चेंज होगा उसका कुछ अंदाजा हमको होलसेल प्राइस इंडेक्स के ट्रेंड से देखने को मिल सकता है। दैट इज द ओनली लिमिटेड। अब यहाँ पे सर दो सिनेरियो बन गए। हाँ, उन्नीस सर आपके पास आ रहा हूँ, दो सिनेरियो बन गए। अब मैं पहले उन्नीस सर से पूछूंगा, उसके बाद मैं हिरनदानी सर से उसका जवाब लूंगा। मैं समझ लिया थोड़ी देर के लिए मैं हिरनदानी सर के कैंप में हूँ। एक सिचुएशन ये है आपके पास कि आप इन्फ्लेशन को एकदम कंट्रोल कर दें, है ना, उसको नीचे ले आए खूब कस के। उसका कोलेटरल डैमेज ये है कि आप डिमांड किल करेंगे, और डिमांड किल करेंगे तो जॉब किल होंगे। एकदम साफ है, इसमें कोरिलेशन है। तो एक सिचुएशन आप ये कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा एलिवेटेड आप इन्फ्लेशन रखें, लेकिन जॉब क्रिएशन होता रहे, क्योंकि काम धंधा चलना चाहिए, वरना आदमी खाली बैठे क्या करेगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि रूरल डिमांड ने अभी पिकअप करना शुरू किया है, और अगर उसके आमदनी पर या उसकी इनकम पे ये असर पड़ने लगेगा कि उसको बाइक खरीदने जाना है, उसके पास इतना लोन नहीं ले सकता क्योंकि ब्याज दरें बहुत महंगी हो गई हैं, या उसकी वेजेस उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं, तो क्या वो सिचुएशन ठीक रहेगी? क्या आरबीआई को ये सोचना पड़ेगा कि आपको ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन किधर जाने का, आप किस तरफ है सर? उन्नीस सर। या मैं आंसर दे रहा हूँ। उसके पहले एक चीज मेरे को बताना है, जो राधिका बता रहा था ना, तो हमारे मेन इश्यू है उसमें दो आइटम भूल गए। एक तो हमारे एमएसपी का एक बात है इसके अंदर, फूड प्राइस इन्फ्लेशन में, क्योंकि सरकार को ईयर ओवर ईयर एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा, यानी तो फार्मर सुइसाइड वगैरह वगैरह चीज आएगा, और उसके लिए एमएसपी बढ़ाता है तो उसका इम्पैक्ट रहता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। दूसरा अपना यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी पिछले साल में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि यील्ड बहुत अच्छा था, पर अगले साल में एल नीनो का इम्पैक्ट आने वाला है, तो शायद कुछ आधे डिस्ट्रिक्टों में शायद पानी की कमी होगी, बरसात कम होगा, ये सब वगैरह आज का दिन से जो बात चल रहे, तो आरबीआई से इतना तो एक्सपेक्ट ना करें कि वो आगे जाके एकदम इसी गोइंग रहेगा। दे विल टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिवेलिंग। अभी मैं वापस आ रहा, आपने जो तरीके से बताया, देख लेना ऐसा है कि जो रूरल कंजम्पशन में न तो मार्जिनल बायर जिसका तनख्वाह लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे जो रहता है, अगर इन्फ्लेशन बैठेगा, वो खाने के लिए जो खर्चा करने के लिए उसको ज्यादा पैसा लगेगा, उसके पास स्पेयरेबल इनकम क्या है बाकी, इन्वेस्टेबल खरीदी करने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, फैन भी खरीदने के लिए, कोटी खरीदने के लिए पैसा कहाँ रहेगा? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारा जैसा कंट्री में बहुत सारा बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट चीज करना ही पड़ेगा। तो आपने जैसा बताया कि जैसे ऐसे देखो, ब्याज अगर आप थोड़ा कम करेगा, जो मैं बात समझता हूँ कि जैसा निरंजन साहब ने बताया कि बात ये सही है, अगर एक प्रोजेक्ट का IRR तकरीबन से 13-14% रहेगा, और आपका इंटरेस्ट रेट उसके लिए आपको अगर देखो लोन के लिए 8%, 9%, 10-11% देना पड़ेगा, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जहां नौकरी वाली बात आते हैं, नॉट एग्रीकल्चर और मे बी लिविंग रिलेटेड, जहां जैसे कि नौकरी का बात होता है, जैसे स्टील प्लांट लगाना है, सीमेंट प्लांट लगाना है, कैपेसिटी बढ़ाना है, जैसे कि इंडस्ट्री की कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, उधर इंटरेस्ट का बहुत भाव रहता है, असर रहता है। तो उधर मैं सबके साथ शामिल है कि इंटरेस्ट रेट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, उसमें थोड़ा हमको नजर रखना पड़ेगा, जैसा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें, पर इंटरेस्ट फॉर इंडस्ट्री हाउ टू डू दैट, जैसे निरंजन साहब ने बताया कि देखो ऐसा आप EMI कम करवा दो, इंटरेस्ट ब्याज चाहिए तो उतना ही रखो, पर ऐसा है कि उसका टेन्योर बढ़ा दो। हमको ऐसा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, दोनों इकट्ठा कैसा करेगा। ऐसा नहीं कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि हम उतना रिच कंट्री नहीं है। आप अभी इंडिया को अकेले में देख लो, हमारे अराउंड जो कंट्रीज है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी जो कंट्रीज थे, बांग्लादेश जैसा जो कंट्री था, पहले हम सब सोचते थे कि हमारे भी आगे बढ़ रहे ग्रोथ रेट में, नहीं उतना ही करने का है। जो तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रोल्स आर नॉट डन बाय मेनी कंट्रीज,
आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारा आरबीआई सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा सर, ये तो बहुत ही इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। अब मैं एक सिनेरियो और इसमें जोड़ देता हूँ, फिर निरंजन सर आप जवाब दीजिए। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है ना, वो ऑलमोस्ट 30-35 ट्रिलियन का है, और वो जितना बड़ा हम लोग ट्रैक करते हैं कंपनियां जो लिस्टेड या अनलिस्टेड भी ठीक ठाक बड़ी ऑर्गेनाइज कंपनी, उससे दुगना कम से कम अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 के लोन मिलते हैं जिनको बैंक नहीं देता, वो बैंकेबल नहीं है। उनसे छोटे छोटे धंधे चलते हैं, और वो धंधे अब चूंकि वो भी तो ब्याज दरें बढ़ा के ले रहे हैं ना, उनकी आप लेंडिंग देखिए जाके, तो हमने कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस चैलेंज बनने जा रहा है कि अगर ये नहीं रुकी ब्याज दरें तो मेरे धंधे पर सीधा असर आएगा। उसको भी सोचना चाहिए। ठीक है कि जो आदमी मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर है या महीने में 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं वो जो छोटा छोटा कारोबार करते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस पर डिपेंडेंट हैं। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि एक लिमिट से अगर आप ब्याज दर बढ़ाएंगे तो आप वो कोलेटरल डैमेज करें जिससे आपकी वो डिमांड और फिर वो फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं होगा। हिरंदानी सर, बात सिंपल है। जैसे दोनों पैनलिस्ट ने कहे कि आरबीआई के पास एक ब्लंट टूल है, उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ब्याज बढ़ाना पड़ रहा है, और उनको करना भी चाहिए और सही भी बात है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, एक लिमिट हो जाता है। बाकी उससे ज्यादा आप करने जाएंगे तो नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्याज का भी तो कॉस्ट गिना जाता है। एक रहता है कि आप जब ब्याज बढ़ाते हैं तो आप थोड़ा रिसेशन क्रिएट करना चाहते हैं, डिमांड लोअर करना चाहते हैं और इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, लेकिन कुछ सीमा तक वो आप कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप ताकत चलाएं फॉर द पर्पसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए सरकार को और आरबीआई को जुड़ के इस मैटर को टैकल करने की आवश्यकता है। जैसे बिगिनिंग में हमारे वित्त मंत्री ने किया, उन्होंने जो इंपोर्ट हो रहा था तेल के ऊपर जीएसटी और या कोई भी जो टैक्स है उसको कम कर दिया, तो उसकी ओवरऑल इफेक्ट इन्फ्लेशन पर कम होगी। तो इसलिए जब आपके पास और भी टूल है, एक मॉनेटरी टूल है जहां आरबीआई की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कहते हैं, तो सरकार की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास फिस्कल ताकत है। तो इनको दोनों को मिलके बात करनी चाहिए कि यहाँ हमें ब्याज बढ़ाना है, ये ठीक है, वो जो बढ़ा दिया वो बहुत अच्छी बात है, वो आपको करना था कर लिए, लेकिन वो दूसरा जो है वो आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है। तो उसको आरबीआई को कहना चाहिए कि आप अभी ज्यादा मत करिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, केंद्र सरकार को कुछ वहां राहत दे सकते हैं जीएसटी में या प्राइसेस ऑफ तेल में, या जो प्राइम इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हैं, हर एक को इफेक्ट आ रहा है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो वी कैन डू इट थ्रू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे अंदाज से दीज टू आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आरबीआई विद फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, finance ministry with RBI with monetary responsibility, केंद्र सरकार with fiscal responsibility को ये करना चाहिए। और ये ब्याज का और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जैसे 2 मेंबर एमपीसी के विरुद्ध थे इस मैटर को इंक्रीज करने के, मैं भी उनसे सहमत हूं कि अभी और बढ़ाने में एक गलती होगी कि इकोनॉमी को रिसेशन में आप लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाए। रिसेशन मींस फ्रॉम व्हाटएवर जीडीपी ग्रोथ विल एक्चुअली कम डाउन इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग अप, और कुछ आप यहां तक रखेंगे, और जहां लोअर इनकम है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, या जो आम आदमी के जो है, जैसे आपने कहा स्मॉल एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं, वहां कुछ एक रास्ता निकाल दें कि वहां इफेक्ट नहीं आना चाहिए, सो दैट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी कैन बी गो अप टू डबल डिजिट। हमें तो डबल डिजिट जीडीपी करना है, ये 7% छोड़ दीजिए, हमें टारगेट करना चाहिए कि 2023 में हमें डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ है, और हम कर सकते हैं क्योंकि हम चाइना +1 है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्लेन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैन्युफैक्चर हम कर सकते हैं,
हमारे हाउसिंग का इंप्रूव हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम खर्चा कर रहे हैं, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे होगा। और एक और बात है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनस्किल्ड वर्कर्स को काम रोटी रोजी नहीं मिल रही, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स को डबल दाम पर भी हमें नहीं मिलते हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमें सुथार चाहिए, कारपेंटर चाहिए, जो बाकी के जो लोग हैं काम करते हैं वो नहीं मिलते, स्किल नहीं मिलते। लेकिन हमें अनएम्प्लॉयड बहुत है, इसलिए हमें टारगेट करना चाहिए कि डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ करना चाहिए। गवर्नमेंट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई शुड नाउ कंट्रोल मोर बाय intervention in fiscal methods rather than by just increasing interest rates. ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो एमपीसीपी के शायद 2 मेंबर्स भी ऐसे ही कहा है, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ। सर अगली बार की हमारी जो आवाज़ एमपीसी मीटिंग में, उसमें आपको ही बुलाऊंगा, तो वो इट विल बी हर्ड। तो वो उसमें हमारा एक शो होता है आवाज़ एमपीसी, तो उसमें इकोनॉमिस्ट के साथ साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी होगा जो अपनी वॉइस रखे, क्योंकि जो लोग तय कर रहे हैं उनको पता चले नीचे की आवाज़ क्या है। भारत एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। हम लोग गाड़ी खरीदने आते हैं तो माइलेज पूछने लगते हैं, या आप कोई महंगी चीज़ होती है तो अपना डिसीजन डिले कर देते हैं या अवॉइड करते हैं। ये बहुत सीरियस बात है। तो एक तरफ कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ाने से पूरी इकोनॉमी में रिसफल होता है, दूसरी तरफ आप एक लेवल से ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं ले सकते हैं। कैसे बैलेंस बने, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, आरबीआई के लिए तो सबसे पहले ये है कि इनकमिंग डेटा के अनुसार उनको दे हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। मतलब एक कोई प्री कंसीव नोशन नहीं होना है कि इंटरेस्ट बढ़ाना ही है या घटाना है या पॉज करना है। जैसे बाकी सेंट्रल बैंक्स ने कमेंट्री दी है कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत सही बात है कि बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट चल रहा है। अगर आप यूएस इकोनॉमी की बात करें, पिछले कुछ महीनों तक था कि यूएस इकोनॉमी बहुत जल्दी रिसेशन में जाने वाली है, और अब हम देखते हैं तो यूएस इकोनॉमी का लेबर मार्केट इतना स्ट्रांग है कि वहां पे 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है। तो जो भी रिस्क होगा, चाहे गवर्नमेंट का होगा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होगा, दैट हैज to be proactive, एक्टिव होगा बेस्ड ऑन कमिंग डेटा, कि जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी उसके अनुसार होगा। 19 सर, क्योंकि इसका जो दूसरी चीज ये है कि जितना भी जी 19 सर, योर डिमांड एंड सजेशन टू द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इनफैक्ट मेरा ये आइडिया था कि सरकार ने ऑलरेडी द 80 करोड़ फूड सप्लाई, फ्री किट सप्लाई एक्सटेंड कर दिया है ऑलरेडी। इसलिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिलेटेड इन्फ्लेशन का वरी थोड़ा मन से निकाले, जैसे हिरानंदानी साहब ने मांगा है। मेरा ख्याल से अगले मीटिंग में उनको बढ़ाने का कुछ जरूरत नहीं है, तो सबकी संभावना है शायद बढ़ाएंगे, नहीं जरूरत नहीं है। अभी यही स्टेट में थोड़ा कंटिन्यू करें जब तक के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो इधर ही रहने दो। कम से कम इकोनॉमी स्टेबलाइज हमारा रहने दो, वो ग्रोथ हम भी उनके साथ शामिल है, जितना बढ़ा सकते हैं अगले साल में। इस साल के लिए ठीक है, अगले साल के लिए हमको थोड़ा अच्छा टारगेट करने दो, अभी इंटरेस्ट मत बढ़ाओ। दैट्स हमारा, क्योंकि जो लोवेस्ट ऑफ द रंग ऑफ द पीपल के लिए किट का ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों का खाने का इंतजाम कर चुका है, उसको कुछ तकलीफ नहीं है। जिसके पास पैसा है वो तो खरीद सकता है, अगर थोड़ा बढ़ेगा तो ऐसा ही सोचना चाहिए अभी। करेक्ट। तो आज हमारी इस चर्चा में 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँ समराइज करके, कि जो जीडीपी के नंबर आए, चूंकि वो बेस चेंज कर दिया गया है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर चेंज किया है पिछले लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, इसलिए उसको बहुत डिटेल कंपैरिजन करना थोड़ा सा इस समय डिफिकल्ट है, एक बात। लेकिन अगर आप उसको बेस को बड़ा मान के चलें तो ये नंबर बुरे नहीं है जो इस समय आए हैं। दूसरी बात है कि इस नंबर को देखते हुए 2 नंबर चिंता है। एक, कंजम्पशन का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा हुआ दिख रहा है, और दूसरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है ना, वो भी एक मुश्किल वाला है। अब ऐसी परिस्थिति में ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के सामने और गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बीच में कहीं एक रास्ता निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इंतजार करेंगे कि 22 मार्च को जो फेड की पॉलिसी आने वाली है, उससे क्या क्यूज़ इंडियन इकोनॉमी और मार्केट लेती है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।